स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। अगर आपका सब्जेक्ट होम साइंस है और आप होम साइंस सब्जेक्ट से किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो हैं, चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो या फिर क्लासेस, वो सारे ही आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। उन सारे ही वीडियो और क्लासेस को आप देखना चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल पे जाके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूं। अभी तक हमने लगभग 61 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रखा है। ये काउंटिंग से हमने 61 सॉल्व कर रखा है, बट बिना काउंटिंग के भी मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स फॉर्म में वीडियो डाल रखे हैं। आप चाहे तो उन सारे वीडियो को ज़रूर देखें, और क्लासेस भी बहुत सारे टॉपिक पे मैंने दे रखा है। तो अभी का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 62 है। आते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। आज हम श्वसन तंत्र से देखेंगे, श्वसन तंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि फेफड़ों की जीवन वायु धारिता को किससे नापा जाता है। तो फेफड़ों की जीवन वायु धारिता को ऑप्शन डी स्पाइरोमीटर से मापा जाता है। स्पाइरोमीटर से फेफड़े की जीवन वायु धारिता को मापा जाता है। यह फेफड़े के अंदर से बाहर हवा की गति को मापने में मदद करता है। इसका प्रयोग अस्थमा, ऑप्ट्रिक्स और पल्मोनरी डिजीज और सांस लेने को प्रमाणित करने वाली अन्य स्थितियों के निदान के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 101 कि फेफड़ों की वायु धारिता में अनुपूरक वायु कितनी होती है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1600 घन सेंटीमीटर। फेफड़ों की जीवन वायु धारिता में अनुपूरक वायु 1600 घन सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 102 कि फेफड़ों का कार्य ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कर रक्त का वृद्धिकरण है। इसे रक्त का डैश कहते हैं। तो इसे रक्त का ऑक्सीजनीकरण कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक बार इसके डिटेल्स देख लेते हैं। वायु में सांस लेने वाले प्राणियों का अंग फेफड़ा होता है। यह प्राणियों में एक जोड़े के रूप में उपस्थित होता है। फेफड़े का दीवार असंख्य ग्राहिकों के उपस्थिति के कारण स्पंजी फेफड़ों का मुख्य काम वातावरण में प्राणवायु, मतलब कि ऑक्सीजन को हम प्राणवायु के नाम से भी जानते हैं, को लेकर उसे रक्त परिसंचरण में परिवाहित करना और रक्त के कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर उसे वातावरण में छोड़ना, अंततः इस प्रक्रिया को ऑक्सीजनीकरण कहते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 कि लैरिक्स का निम्नलिखित में से क्या कार्य है। तो लैरिक्स का निम्नलिखित में से भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लैरिक्स का कार्य भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना है, अर्थात स्वर यंत्र या लैरिक्स को स्वर यंत्र के नाम से भी जानते हैं। स्वर यंत्र या फिर लैरिक्स मनुष्यों और अन्य स्तनधारी जीवों के गले में मौजूद एक श्वसन अंग है, जिसके प्रयोग से जीव विभिन्न प्रकार की ध्वनियों में बोल पाते हैं। ये स्तनधारी लोगों में पाया जाता है, इसका भी हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 104 कि एक व्यक्ति 1 मिनट में श्वास करता है, कितनी बार करता है। तो ये मैंने बहुत बार बता चुका है। ऑप्शन सी सही होगा। 18 से 20 बार हम 1 मिनट में सांस लेते हैं। एक मनुष्य 1 मिनट में 18 बार सांस लेता है। श्वसन की क्रिया 1 मिनट में 18 बार होती है। श्वास द्वारा वायु को अंदर खींचने, रोकने तथा बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही श्वसन क्रिया कहते हैं। हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105 कि निम्नलिखित में से किस विधि में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए क्रैब में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, बाकी इन तीनों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106 कि पुनर्जीविक डैश के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृत्रिम श्वसन। पुनर्जीविक कृत्रिम श्वसन के लिए प्रयुक्त होता है। कृत्रिम श्वसन प्रक्रिया के निम्न उद्देश्य होते हैं: श्वसन तंत्र को उत्तेजित करना, श्वसन को पुनः शुरू करना, वक्ष स्थल पर दबाव देना एवं कृत्रिम श्वसन देने की 3 विधियाँ भी होती हैं: सिल्वेस्टर विधि, शेफर्स विधि एवं लेवर्स विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107 कि एक रोगी की निश्वासित वायु में डैश अधिक होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 108 कि अति श्वसन संक्रमणों के संचरण का प्रकार है। तो अति श्वसन संक्रमणों के संचरण का प्रकार है वायु जनित। अतिश्वसन संचरण का प्रकार वायु जनित है। श्वसन द्वारा हम निरंतर वायु का सेवन करते हैं। यह सिद्ध हो चुका है कि केवल शुद्ध वायु ही हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी एवं लाभदायक है। अशुद्ध वायु या प्रदूषित वायु के से विभिन्न प्रकार के रोग फैलते हैं तथा प्रायः असंख्य नागरिक इन रोगों के शिकार हुआ करते हैं। अशुद्ध वायु से फैलने वाले मुख्य रोग हैं चेचक, खसरा, छोटी माता तपेदिक, टीबी, इन्फ्लुएंजा, काली खांसी, कर्णफेर, साधारण जुखाम, ये सारे ही वायु से फैलने वाले रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 कि वह आधारभूत प्रक्रिया जिसके द्वारा श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय होता है। तो आइए इसके आंसर हम देखते हैं नेक्स्ट पेज में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वह आधारभूत प्रक्रिया जिसके द्वारा श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय होता है विसरण कहलाती है। गैसीय विनिमय प्रत्येक अंतःश्वसन की 350 ml वायु से लगभग 59 मिलीलीटर ऑक्सीजन वायु कोष्ठ में आती है और उच्छ्वास के समय वायु के कोष्ठकों से बाहर वापस जाने वाले 350 मिलीमीटर वायु में 40 मिलीलीटर निकल जाती है। इसी को गैसीय विनिमय कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, विसरण। आधारभूत प्रक्रिया जिसके द्वारा श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय होता है उसे विसरण कहते हैं। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 110 कि पोषक तत्वों के दिए गए मात्रा के ऑक्सीकरण के उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा के अनुपात को डैश लब्धि के रूप में परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्वसन। पोषक तत्वों में दिए गए मात्रा ऑक्सीकरण के उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और प्रयुक्त ऑक्सीजन का मात्रा के अनुपात को श्वसन लब्धि के रूप में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट है 111 क्वेश्चन की अंतःश्वसन होता है। तो अंतःश्वसन रक्त कोशिकाओं व ऊतकों के बीच होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सजीव कोशिकाओं में भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होने की क्रिया को कोशिकीय श्वसन या अंतःश्वसन कहते हैं। कोशिकीय श्वसन या अंतःश्वसन रक्त कोशिकाओं एवं ऊतकों के मध्य संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 कि एक स्वस्थ मानव में सांस लेने की औसत क्रिया कितनी है। तो यहाँ पे चूंकि औसत में पूछ रहा है तो हम ले लेंगे इसको ऑप्शन बी 12 से 16। एक स्वस्थ मानव की औसत श्वास दर 12 से 16 बार मिनट माना जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति श्वसन दर प्रतिदिन 550 लीटर ऑक्सीजन ग्रहण करता है। इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 श्वसन दर किस समय सबसे कम होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोते समय। श्वसन सबसे कम श्वसन दर सोते समय होता है। मनुष्य श्वसन दर उसके विभिन्न स्थितियों से भिन्न भिन्न होता है। जब हम जगे होते हैं तब श्वसन सामान्यतः असमान होता है क्योंकि यह बोलने, खेलने तथा खाते समय तथा अन्य शारीरिक क्रियाओं से प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 114 कि जन्म के समय लड़कों के हृदय की धड़कन का दर होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 110 पर मिनट। एक नवजात शिशु के हृदय की धड़कन दर 130 मिनट होती है, जबकि एक छोटे बच्चे की धड़कन 80 से 100 प्रति मिनट होती है। एक वयस्क व्यक्ति की हृदय की धड़कन दर 70 से 90 बार प्रति मिनट होता है। एवं ध्यातव्य है कि एक शिशु या बच्चे की धड़कन दर 160 प्रति मिनट तक भी पहुंच जाती है जब वह रोता या चिल्लाता है। तो नवजात का 130 और छोटे बच्चे का 80 से 100 एवं वयस्क का 70 से 90 एवं शिशु या फिर बच्चे उसके धड़कन की दर 160 भी पहुंच जाती है जबकि वह चिल्लाता है या फिर रोता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 कि निम्न में से शरीर का कौन सा भाग जुखाम से संक्रामित नहीं होता है।
तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फेफड़ा। मौसम के बदलाव के कारण मनुष्य के अंदर जुकाम नामक एक बीमारी अक्सर हो जाती है जो मनुष्य के नाक एवं सांस की नली को प्रभावित करती है। इससे फेफड़े पर कोई परेशानी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि श्वसन क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वचालित तंत्रिका तंत्र के द्वारा। श्वसन क्रिया का नियंत्रण एवं नियमन दो प्रकार से होता है, यथा तंत्रिकीय नियंत्रण तथा रासायनिक नियंत्रण। मस्तिष्क के मेडुला अल्वागेटा में स्थित श्वसन केंद्र द्वारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, पैरासिम्पैथिक तंत्रिका तंत्र तथा सिम्पैथिक तंत्रिका तंत्र के मध्य से श्वसन क्रिया नियंत्रित एवं नियमित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 कि फेफड़े द्वारा बाहर फेंकी गई गैस होती है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। डिटेल्स आप खुद पढ़ लीजिएगा एक बार वीडियो को पॉज करके। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 118 की ग्लोबलेट कोशिकाएं क्या है। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह म्यूकस या श्लेष्मा उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि एक ऐसा विशेष प्रकार का श्वसन जिसमें वक्ष की गतियां बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। इसके आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रदूषित। देख लेते हैं इसके सी ऑप्शन में क्या आते हैं। प्रदूषित श्वसन एक विशेष प्रकार का श्वसन जिसमें वक्ष की गतियां बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रशोधित श्वसन। यहाँ पे आपको फ्रेश दिख रहा होगा प्रशोधित श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 120 कि एक वयस्क व्यक्ति की धड़कन की औसत दर होती है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 72 बार प्रति मिनट। मनुष्य के हृदय हाथ की मुट्ठी के आकार का शंक्वाकार पेशीय अंग है। एक स्वस्थ व्यक्ति की धड़कन प्रति मिनट 72 बार होती है, जबकि बच्चे की धड़कन प्रति मिनट 120 बार तथा वृद्धों की 60 बार और भ्रूण अवस्था में 150 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 121 कि श्वसन की संपूर्ण क्रिया में लगभग कितना समय लगता है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4 सेकेंड। श्वसन की संपूर्ण क्रिया में 4 सेकेंड में संपन्न होता है। मनुष्य में इसकी दर 16 से 20 बार प्रति मिनट होती है, जिसमें मनुष्य के प्रत्येक सांस में लगभग 2 सेकेंड का निश्वासन तथा 3 सेकेंड का उच्छ्वासन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 122 नंबर क्वेश्चन है कि गहरी श्वास लेते समय लगभग कितनी वायु फेफड़े में भरी व निकाली जा सकती है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1640 घन सेंटीमीटर। डिटेल्स को आप एक बार ठीक से देख लीजिए और वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 कि हृदय द्वारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है वो है शुद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में पहुंचाना तथा अशुद्ध रक्त द्वारा अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो पॉज करके आप इसके डिटेल्स पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि श्वसन तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले विभिन्न अंग सम्मिलित रूप से श्वसन तंत्र कहलाते हैं। श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग फेफड़े तथा अन्य सहायक अंग नसिका तथा नासा मार्ग, कंठ एवं स्वर यंत्र या श्वासनाल है। यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन सी में क्या आया था। इस क्वेश्चन को तो हमने देख रखा है, इसको देखना था। यहाँ पे उपरोक्त निम्न श्वसन तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो
नाक, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, श्वास फेफड़े, उपरोक्त सभी या फिर कोई नहीं। यहाँ पे आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। यहाँ पे चूंकि गलत पूछ रहा है तो गलत को ध्यान में रखेंगे, ये इशारे ही है। श्वसन तंत्र में ये इशारे आते हैं, चूंकि हमने यहाँ पे डिटेल्स देखा था, डिटेल्स में ये इशारे ही हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 125। जब किसी कारण से फेफड़े तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है तथा ऊतक को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तथा उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो उस स्थिति को ऑप्शन ए एस्फिक्सिया कहते हैं। जब किसी कारण से फेफड़े तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है तथा ऊतक को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो उस स्थिति को एस्फिक्सिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉन्सिल होने पर उपयोगी होता है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए नमक के गरारे करना। टॉन्सिल होने पर नमक के गरारे करना लाभदायक होता है। यह मुख्य रोग जुखाम के कारण होता है। आवाज़ में परिवर्तन इसका सबसे बड़ा लक्षण है। इसमें कंठ में खराश तथा घुटन का अनुभव होता है तथा श्वास की गति तीव्र हो जाती है व सांस लेने में कष्ट होता है। रोगी को गर्म पानी में 1 चुटकी नमक डालकर गरारा करना चाहिए। रोगी को सदा व हल्का भोजन दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 127 कि फेफड़े में वायु कोश किस उपकला के बने होते हैं? तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शल की। फेफड़े श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग है। फेफड़े के वायु कोश शल की उपकला के बने होते हैं। शल के उपकला के ऊतकों की कोशिकाएं चौड़ी, चपटी तथा परस्पर फर्श के टाइल्स की तरह सटी रहती हैं। इनका प्रमुख कार्य रक्षात्मकता होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पाचन तंत्र, पोषण एवं चयापचय। क्वेश्चन नंबर 128 जठर रस में पाया जाने वाला एंजाइम है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पेप्सिन। नीचे आप जो डिटेल्स दिया गया है उसे वीडियो को पॉज करके इजीली पढ़ सकते हैं। - 129 पाचन तंत्र की मांसपेशियों के कमजोर होने से होने वाली कब्ज को क्या कहते हैं? तो इसे एटोनिक कब्ज कहते हैं। पाचन तंत्र के मांसपेशियों के कमजोर होने से होने वाली कब्ज को एटोनिक कब्ज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 कि बड़ी आंत का भाग है, तो बड़ी आंत के भाग ये सारे ही हैं। अधांत्र, कोलन, मलाशय। वीडियो को पॉज करके आप एक बार इसके डिटेल्स को पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 131 कि यह पाचक रस बिना पचे कार्बोज को डाइसेकेराइड में परिवर्तित करता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एमाइलेज। एमाइलेज पाचक रस बिना पचे कार्बोज को डाइसेकेराइड में परिवर्तित कर देता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एमाइलेज पाचक रस बिना पचे कार्बोज को डाइसेकेराइड में परिवर्तित कर देता है। एमाइलेज या एमिलेज एक एंजाइम है जो स्टार्च को ग्लूकोज और माल्टोज में तोड़ देता है। मानव तथा कुछ अन्य स्तनधारियों के लार में एमाइलेज पाया जाता है जो कि पाचक में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 कि छोटी आंत 3 भागों में बटी होती है, पक्वाशय, मध्यांत्र और कौन सा? अभी हमने ऊपर देखा, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शेषांत्र। कार्य तथा संरचना के आधार पर छोटी आंत के 3 भाग होते हैं जिनमें क्रमशः ग्रहणी, मध्यांत्र तथा शेषांत्र कहा जाता है। छोटी आंत की ग्रहणी में भोजन के पाचन में पित्त रस और अग्नाशयी रस सहायक होते हैं। पित्त रस का निर्माण यकृत में और अग्नाशयी रस का निर्माण अग्नाशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 कि यकृत में बनने वाले पाचक रस को कहते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पित्त रस, अभी हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 134 कि निम्न में से किसको जंतु स्टार्च भी कहा जाता है, तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को जंतु स्टार्च भी कहा जाता है। यह पूर्ण रूप से पेड़ पौधे में अनुपस्थित होता है। यह ग्लूकोज का संग्रहित रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 135 कि डैश अमाशय में पेप्सिनोजन को सक्रिय करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन में बी HCl। HCl अमाशय में पेप्सिनोजन को सक्रिय करता है। HCl अमाशय में भोजन को सड़ने से भी रोकता है।
136 की ग्लाइकोजन संग्रहित होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यकृत में। ग्लाइकोजन यकृत में संग्रहित होता है। वीडियो को पॉज करके आप इसके डिटेल्स पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 137 की HDL डैश द्वारा संश्लेषित और स्रावित किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यकृत। HDL यकृत द्वारा संश्लेषित और स्रावित किया जाता है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह उदर के ठीक पीछे पसलियों के ओर स्थित होता है। इसका रंग भूरा, लाल या चॉकलेटी होता है। इसके दो भाग होते हैं, दायां भाग एवं बायां भाग। दायां भाग बाएं भाग की अपेक्षा अधिक भारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 कि एसिड माध्यम में प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है, कौन सा एंजाइम उत्तरदायी जिम्मेदार है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पेप्सिन। पेप्सिन एसिड माध्यम में प्रोटीन के पाचन के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट पे आते हैं। एसिड माध्यम के प्रोटीन के पाचन के लिए पेप्सिन नामक एंजाइम उत्तरदायी है, जिसमें दही तथा अन्य प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थों पर क्रिया करता है और उस प्रोटीन को अपेक्षाकृत सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन एवं प्रोटियोस में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139 कि लार में उपस्थित उस एंजाइम का नाम बताएं जो भोजन के पाचन में मदद करता है। तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, सलाइवरी एमिलेज। सलाइवरी एमिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 पाचन तंत्र का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है। देख लेते हैं इसके आंसर हम। इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, शरीर की सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन ले जाना। ये नहीं है, ये हीमोग्लोबिन का कार्य है। भोजन को छोटे अणुओं में टूटना, भोजन से पोषक तत्व अणु अवशोषित करना, गैर पचने योग्य अपशिष्ट को हटाना, ये नहीं होगा। हमारे आंसर यही सही है। आप एक बार इसको डिटेल्स को आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 141 की एक एंजाइम जो मुख के अंदर सलाइवा में पाया जाता है वो कौन सा एंजाइम है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 142 कि खाने की पाचन क्रिया प्रारंभ होती है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, मुख से। खाने की पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। भोजन के मुख गुहा में आने पर दांत इसे पीसकर लुगदी के रूप में बदल देती है तथा भोजन आगे पाचन के लिए ग्रसनली से होकर आमाशय में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143 की उत्तक या फिर तंतु के टूटने की क्रिया क्या कहलाती है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, उपचय। एक बार इसको देख लेते हैं। शरीर में भोज्य पदार्थों के टूटने तथा नए पदार्थों के निर्माण की क्रिया के सम्मिलित रूप से चयापचय कहते हैं। चयापचय के दौरान दो क्रियाएं होती हैं, एक अपचय एक उपचय। अपचय में भोजन के टूटने और विभक्त होने की क्रिया जिसके फलस्वरूप भोज्य पदार्थ अपने सबसे सरलतम रूप में टूट जाता है, अपचय कहलाता है। उपचय शरीर की निर्माणकारी क्रियाओं में भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 की लैक्टेस एंजाइम जटिल मिल्क शुगर लैक्टोज को किसमें तोड़ता है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज तथा ग्लैक्टोज में। लैक्टोज एंजाइम जटिल मिल्क शुगर लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस लैक्टोज में तोड़ देता है। लैक्टोज इसे दुग्ध शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। दूध में लैक्टोज शर्करा की मात्रा सबसे अधिक होती है। माँ के दूध में लैक्टोज की मात्रा गाय, भैंस तथा बकरी के दूध की अपेक्षा अधिक होती है। माँ के दूध में 6 से 7% लैक्टोज पाया जाता है। गाय के दूध में 4.5 से 5% तक होती है। लैक्टोज शर्करा वनस्पति जगत में नहीं पाया जाता। स्तन ग्रंथियों में लैक्टोज का निर्माण रक्त में उपस्थित ग्लूकोज के संश्लेषण के कारण होता है। लैक्टोज नामक एंजाइम की उपस्थिति में लैक्टोज का उच्च विच्छेदन हो जाता है। एक अणु ग्लूकोज और एक अणु ग्लैक्टोज का निर्माण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 की सबसे बड़ी ग्रंथि जिसका भार 1.5 किलोग्राम तथा कोमल लाल होता है, जो अमाशय के ऊपरी भाग में दाईं तरफ उधर पेट के नीचे होता है, क्या कहलाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146 के GIT में खाद्य पदार्थ के पाचन के लिए निम्न एंजाइम की अनुक्रमित संबद्धता बताना है हमें। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले आ जाएगा टाइलिन, फिर पेप्सिन, फिर एमाइलेज, फिर आइसोमाल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 147 है। यहाँ पे कथन एवं कारक में हमें आंसर देना है। तो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली से खाद्य पदार्थ के प्रति उत्पन्न होने वाली प्रतिकूल असामान्य प्रतिरक्षा प्रणाली को खाद्य पदार्थ की असहनशीलता कहते हैं। खाद्य पदार्थ की असहनशीलता के लक्षण सामान्यतः जठरांत्र क्षेत्र तक ही सीमित रहते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए सही है किंतु आर गलत है, ये गलत है, ये सही है। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली से खाद्य पदार्थ के प्रति उत्पन्न होने वाली प्रतिकूल असामान्य प्रतिरक्षा प्रक्रिया को खाद्य पदार्थ की असहनशीलता कहते हैं, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 148 की डिग्लूटिशन डैश की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निगलना। निगलने को डिग्लूटिशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है 149 की निम्नलिखित में से कौन उदर आंत्र नलिका का भाग नहीं है? तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ये सभी यकृत, पित्ताशय एवं अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 कि लार में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो यहाँ आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 43.7%। लार में पानी की मात्रा लार में पानी की मात्रा 99.27% होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उदर आंत्र नलिका की आधारभूत प्रेरक गति डैश कहलाती है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेरिस्टालिसिस। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 152 कि भोजन का चबाया जाना डैश कहलाता है। इसके आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीसना। भोजन को मुख में चबाना पीसना कहलाता है। यह संपूर्ण पाचन क्रिया का प्रथम चरण है। शेष पाचन क्रिया अमाशय तथा छोटी आंत में संपन्न होती है। टाइलिन अपना कार्य तभी शुरू कर देता है जब भोजन को भली भांति चबाया जाए। मुख का लार भोजन को मीठा तथा स्वादिष्ट बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 153 कि डैश कोशिकाएं अमाशय में अम्ल विलयन स्रावित करती हैं। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पार्श्विक। पार्श्विक कोशिकाएं अमाशय में अम्ल विलयन स्रावित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 154 कि अमाशय डैश अमाशय के कोटर की जी कोशिकाओं द्वारा स्रावित होती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गैस्ट्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 155 कि उदर स्राव अम्ल का बना होता है। तो यहाँ सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोक्लोरिक। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। तो हमें मोटिवेट करते रहिए ताकि हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।